हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 3 में हमने पढ़ना है फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि जितना भी हमने 5 ईयर प्लान बनाया था ना, उस 5 ईयर प्लान में उसके फीचर्स क्या थे, उसमें प्रॉब्लम्स क्या आई थी, उसमें क्या क्या पॉलिसीज़ थी, क्या क्या समाधान थे जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि 5 ईयर प्लान में आखिर क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इम्पॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर का हमारे इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस इन द इंडियन इकोनॉमी, दिस फैक्ट इज हाईलाइटेड थ्रू द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। तो जो एग्रीकल्चर है वो हमारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडियन इकोनॉमी में। क्यों है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट की गई हैं कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ ऑब्जर्वेशंस की मदद से। ठीक है, तो ये हमारा मेन पॉइंट है विच आई एम हाईलाइटिंग। तो आपको ये सभी चीज़ें ना बिल्कुल याद होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए, सो दैट विल बी एबल टू हेल्प यू इन एग्जाम इन फ्यूचर। तो ये सारी चीज़ें ना आप कहीं लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, आखिर जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का। ठीक है, एग्रीकल्चर मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी इन इंडिया। तो जो एग्रीकल्चर है वो हमारे इंडिया के जीडीपी में काफ़ी बड़ा एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देता है, एक काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। क्या है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू जीडीपी had been ranging between 51 to 17%, 70.4% फ्रॉम डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, तो जो हमारा जब शुरू में जब प्लानिंग चल रही थी 5 ईयर प्लान की, उस समय जो जीडीपी मतलब जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो था रेंज करता था, मतलब हर साल जैसे कि अगर लिया जाता था हर 10 सालों में ऐसे, तो यहाँ पर हर सालों में अगर लिया जाता था जीडीपी जब भी निकाला जाता था, तभी 51 से लेकर 17.4% तक में हमारा अलग अलग साल में अलग अलग जो जीडीपी है वो रहता था। ठीक है, मतलब कंट्रीब्यूशन रहता था। ये जीडीपी नहीं है उस समय का, ये है हमारा पॉइंट है, मतलब इतना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ टेंडेड टू डिक्लाइन ओवर टाइम फ्रॉम एज हाई एज 51% इन 1950 टू 51। ठीक है, तो ये जो एग्रीकल्चर में है, तो यही कह रहा है कि जो हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था ना एग्रीकल्चर का, वो 1950-51 में बहुत ज़्यादा था, 51% था, लेकिन धीरे धीरे करके ये घटता गया और 2018-19 तक में 14.4% हो गया। ठीक है, तो मतलब धीरे धीरे ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था हमारे इंडियन जीडीपी में, वो डिक्लाइन हो रहा था, वो नीचे जा रहा था। However, the decline in percentage contribution of agriculture to GDP does not indicate the decline in importance of agriculture in the economy। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का कम हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा जो एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस है वो डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि खाना तो सभी को चाहिए, खाना ही है। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर करोगे तभी तो अनाज उगेगा, अनाज उगेगा तभी तो खा पाओगे ना। फिर आगे है, इट ऑफन अकर्स ओइंग टू रिलेटिवली फास्टर ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, इंपॉर्टेंस हमारे एग्रीकल्चर का कभी नहीं घटा है। ठीक है, जीडीपी में पहले बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, 51% था, और कम होते होते आ गया 14.4% तक में। ठीक है, 2018-19 तक में, लेकिन फिर भी इसका कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में है वो तो कम हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंस कम नहीं हुआ है। क्यों कम नहीं हुआ, बिकॉज खाना तो हम सभी को खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी ये सभी चीज़ें तो हमको खानी ही है। ठीक है, गेहूँ चाहिए होगा, वीट चाहिए होगा, सभी चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंस तो कभी कम हो ही नहीं सकता, हमें चाहिए ही है ये। उसके बाद जो हमारा दूसरा सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्टली ग्रोथ करे हैं। इसी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर है वो पीछे रह गया है, वो उसकी वैल्यू कम नहीं हुई है, खाली वो पीछे रह गया जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने से। ठीक है, वो कम कंट्रीब्यूट करता है, पहले बहुत ज़्यादा करता था, अब कम करता है। फिर आगे है हमारा
सप्लाई ऑफ वेजेस गुड, सप्लाई सेकंड नंबर का है सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। आखिर सप्लाई ऑफ वेज गुड्स होता क्या है? वेज गुड्स आर द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज वीट, राइस, पल्सेस, मेज, बाजरा, ऑयल, सीड्स एटसेट्रा। तो वेज गुड्स क्या होता है हमारे, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गया, मेज हो गया, धान कहते हैं शायद, मतलब पता नहीं क्या कहते हैं यार, बाजरा हो गया, ऑयल सीड्स हो गया जैसे मस्टर्ड सीड्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे वेज गुड्स होते हैं, ठीक है। ये हमको चाहिए होती हैं, ये हमारे हमको नेसेसरी होती हैं। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स वेज गुड्स टू अबाउट 121 करोड़ ऑफ पीपल इन इंडिया। तो जो एग्रीकल्चर है ना, सिर्फ एग्रीकल्चर की वजह से वो पूरे वर्ल्ड में, मतलब सॉरी पूरे इंडिया में 121 करोड़ पीपल को, मतलब 121 करोड़ लोगों को इंडिया में ये सब खाने को मिल जाता था, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर की वजह से, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर की वजह से हम लोग इतना उगा लेते थे कि 121 करोड़ लोगों का पेट भर सके, ऐसा है। फिर आगे है थर्ड नंबर पॉइंट, सोर्स एम्प्लॉयमेंट, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थर्ड नंबर है हमारा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आखिर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये तो हम सभी को पता है, नौकरी, ठीक है। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की प्रक्रिया, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है ये, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे थे, काम आ रहा था, लोग ऐसे बेरोजगार नहीं बैठे हुए थे, ठीक है, रोजगार उनको मिल रहा था जब एग्रीकल्चर आता है तब। कैसे? इन इंडिया एग्रीकल्चर इज सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओवर 50% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया is engaged in agricultural sector, implying that agriculture is the principal source of subsistence for the people in India। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये कि इंडिया में ना जो एग्रीकल्चर है वो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। कैसे सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है? क्योंकि ओवर काफ़ी समय से जो 50% हमारा वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया में, वो एग्रीकल्चर में ही क्या बोलते हैं, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम कर रहा है। तो इसीलिए 50% अगर वर्किंग पॉपुलेशन हमारा एग्रीकल्चर में ही काम कर रहा है, तो मान लो अगर आपने एग्रीकल्चर बंद कर दिया तो इंडिया के, मतलब पूरे इंडिया में 50% लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसा ही है ये, ठीक है। इम्प्लाइंग दैट एग्रीकल्चर इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर द पीपल इन इंडिया। क्यों है ऐसा? क्योंकि एग्रीकल्चर ही बहुत सारे लोगों के लिए सब्सिस्टेंस है, मतलब खाने पीने का जरिया है ना। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट है हमारा सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल का सप्लाई करता है हमारा एग्रीकल्चर। कैसे करता है? बिकॉज देखिए ये प्राइमरी सेक्टर में आता है और प्राइमरी सेक्टर हमेशा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। अब आप अगर मान लो चावल उगा रहे हो तो चावल को बिना पकाए तो नहीं खाओगे, तो फाइनल गुड्स तो है नहीं है हमारा, ठीक है। फिर वैसे ही आप ये कैपिटल गुड्स तो ऑफकोर्स नहीं है, मैन्युफैक्चर भी आप नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर रॉ मटेरियल ले रहे हो। आप मान लो धान उगाते हो, गेहूँ उगाते हो, चावल उगाते हो, तो ये सारी चीज़ें जब आप उगाओगे ना तो उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाएगा। मान लो एक कंपनी को बिस्किट बनानी है, तो यहाँ पर हमारा रॉ मटेरियल क्या है, हमारा आटा हो जाएगा रॉ मटेरियल। तो आपने आटा भी तो उगाया नहीं है, आपने तो उगाया है गेहूँ, तो गेहूँ को पिसवा के आटा बनाएंगे, फिर आटे में और भी क्या बोलते हैं, दूध डालेंगे, चीनी डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे, ये सारी चीज़ें डालेंगे, है ना, ऑयल डालेंगे। उसके बाद आप उसे बेक करोगे 10 से 15 मिनट, तब जाकर हमारा बिस्किट या कुकीज़ बनकर तैयार होगा, ठीक है, तब जाकर हमारा कुकीज़ बनेगा। वैसे ही तो यहाँ पर रॉ मटेरियल क्या था, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आया था। तो बस यही है, एग्रीकल्चर सप्लाइज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल लाइक कॉटन फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, सीड्स फॉर ऑयल इंडस्ट्रीज एंड शुगर केन फॉर शुगर मिल्स, ठीक है। तो अब मान लो अगर आपको मान लो आपको कोई कॉटन टेक्सटाइल बनानी है, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन चाहिए होगा, एग्रीकल्चर से ही आएगा, हम लोग उगाते ही है ना, कॉटन की खेती तो होती है, ठीक है। फिर आपको अगर ऑयल इंडस्ट्री के लिए मान लो सरसों का तेल बनाना है, सरसों का तेल बनाने के लिए मस्टर्ड सीड्स चाहिए। अब मस्टर्ड सीड्स चाहिए होंगी, सरसों के बीज चाहिए होंगे, तो आपको क्या करना होगा, आपको अगेन खेती करनी होगी, एग्रीकल्चर करना होगा। फिर आपको शुगर मिल्स बनाना, मतलब शुगर मिल्स की इंडस्ट्री है आपकी, तो आपको शुगर बनाना है, तो उसके लिए आपको शुगर केन चाहिए होगा, और शुगर केन की भी खेती होती है, गन्ने की खेती होती है ना। तो यहाँ पर हमारा चीनी के लिए भी हमको यही चाहिए होगा। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मेरा लंबा थोड़ा एग्जाम्पल था, बट दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। उसके बाद आ जाता है एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एग्रीकल्चरल सेक्टर इज अ प्राइमरी सिग्निफिकेंस। आ गया भाई,
इज अ प्राइमरी सिग्निफिकेंस फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। तो जो हमारा रॉ मटेरियल है ना, जो सप्लायर है हमारे रॉ मटेरियल का, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो कि प्राइमरी सेक्टर में आता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर प्राइमरी सेक्टर का ही हिस्सा है, ये तो हम सभी को पता है। और बाकी सारे कंपनीज के, बाकी सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर वगैरह के ग्रोथ के लिए हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर ही जिम्मेदार है। कैसे है भाई, रॉ मटेरियल अगर नहीं मिलेगा तो आप क्या ही बना लोगे, तो रॉ मटेरियल तो चाहिए ना, और रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चरल सेक्टर से ही आएगा ना। फिर आ जाता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, विच इज़ सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है, तो अगर आपको इंडस्ट्रियल गुड्स बनाने हैं तो हमको क्या चाहिए होगा, हमको रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो अगेन डिमांड भी हमको इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए चाहिए होती हैं, कहाँ से, एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चरल सेक्टर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स, पर्टिकुलरली द कैपिटल गुड्स। तो जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे डिमांड का इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए। मतलब इंडस्ट्रियल गुड्स से काफ़ी ज़्यादा डिमांड आती है एग्रीकल्चरल सेक्टर से, एग्रीकल्चरल सेक्टर को। क्योंकि मान लो अगर इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, मान लो हमारा एग्जांपल आगे दिया होगा, मैं वही दूंगा, पर्टिकुलरली द कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स कोई से भी बनाना है आपको, मान लो आपको ट्रैक्टर बनाना है या हार्वेस्टर मशीन बनाना है, तो ये सारी चीज़ें जब आपको चाहिए होंगी, तो है ना, तो आपको किस लिए चाहिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए चाहिए। तो 10 अगेन एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी लीड्स टू इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पर अगेन क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को ट्रैक्टर चाहिए होंगे, हार्वेस्टर मशीन्स चाहिए होंगी, तो ये सारी चीज़ें कैपिटल गुड्स जो होती हैं वो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर से चाहिए होंगी। तो अगेन यहाँ पर डिमांड आ रहा है। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए भी ये चाहिए होगा। फिर आगे हमारा कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड। Thus, in 2018-19, share of agricultural sector in total exports of the economy of the country stood at 11.76%। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है हमारे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड में। कैसे, 2018-19 की ही बात ले लो आप, वहाँ पर जो एग्रीकल्चरल सेक्टर का टोटल एक्सपोर्ट था कंट्री में वो 11.76% था। मतलब इस कंट्री से जितनी भी चीज़ें एक्सपोर्ट हुई थी उसमें से 11.76% कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का ही था। ठीक है, विच इज़ अ बिग अमाउंट, बिकॉज और भी काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। फिर है हमारा इंडिया एक्सपोर्ट्स टी, जूट्स, कैश्यू नट्स, टोबैको, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस। एक्सपोर्ट्स आर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विच इंडिया नीड्स फॉर द इम्पोर्ट ऑफ डिफेंस गुड्स एज वेल एज क्रूड ऑयल। तो यहाँ पर जो हमारा जैसे क्या क्या हम एक्सपोर्ट करते थे बेसिकली, तो हमने टी एक्सपोर्ट किया, जूट एक्सपोर्ट किया, मतलब टी लीव्स जो होती हैं वो, जूट, कैश्यू नट्स, ठीक है, टोबैको हो गया और कॉफ़ी हो गया, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें, मसाले। हमारे देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा मसाले उगाए जाते हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी इंडिया से, इंडिया के एग्रीकल्चरल सेक्टर से। साथ ही साथ हमें ये क्यों एक्सपोर्ट करना है भाई, हम अपना सामान क्यों दे दूसरे को, ये हमें मदद करता है फॉरेन एक्सचेंज पाने में। फॉरेन एक्सचेंज पाने में हमें क्या मदद करता है, फॉरेन एक्सचेंज की वजह से हमारा जो इंडिया में जो डिफेंस का सामान वगैरह है या क्रूड ऑयल वगैरह है, ये हम लोग ईजिली ले सकते हैं ज़्यादा किसी टैक्स के बिना, इट्स लाइक दैट। ठीक है, फिर है हमारा अगला पॉइंट विच इज 7th पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। एग्रीकल्चर ऑल्सो प्लेज a significant role in the country's domestic trade. This is borne out by the fact that huge expenditure in India is incurred on the purchase of farm products needed by more than billion people in the country. तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कंट्री के डोमेस्टिक ट्रेड में, और यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक्सपेंडिचर जो है वो इनकर होता है हमारे इंडिया में। कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर फार्म प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा खरीदे जाते हैं बिलियन ऑफ पीपल से, मतलब बहुत सारे लोग फार्म प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं इस कंट्री में। ठीक है, फिर आगे है हमारा
8 नंबर, सपोर्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के कैसे सपोर्ट करता है हमारा एग्रीकल्चर, ये बताते हैं। एग्रीकल्चर इन इंडिया ऑफर्स अ क्रूशियल सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा सपोर्ट करता है। कैसे करता है? बोथ रेलवेज एंड रोडवेज आर द बल्क कैरीज ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स इन इंडिया, implying that agriculture is a significant source of demand for the transport industry। तो यहाँ पर जो रेलवेज़ हैं, रोडवेज़ हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं इंडिया में वो ले जाए जाते हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर जो है इसी वजह से काफ़ी बड़ा सोर्स है डिमांड का ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहता है एग्रीकल्चर का ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। ओके, आगे हमारा वेल्थ ऑफ द नेशन। हमारा जो एग्रीकल्चर है वो वेल्थ ऑफ द नेशन कैसे है, नेशन का वेल्थ कैसे डिसाइड करता है ये, हाउ डज इंडियाज एग्रीकल्चर इज़ अ वेल्थ ऑफ अ नेशन, कैसे? तो अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द कंट्रीज वेल्थ बिलोंग टू एग्रीकल्चरल सेक्टर इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक ऑक्यूपाइज द हाइएस्ट रैंक इन इंडिया बिसाइड्स कैपिटल वर्थ करोड्स ऑफ रुपीज स्टेज इन्वेस्टेड इन मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। तो क्या है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स? तो यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं ये कि जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो मेजर हो या माइनर हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमारा जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट होता है। कैसे होता है यहाँ पर अब ये शुरू में लिखा है। तो जो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे कंट्री में, कंट्री का जो वेल्थ है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो लैंड ऑक्यूपाई होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई है। और इसके अलावा जो कैपिटल होते हैं वो करोड़ रुपीज़ में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करके मेजर और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए जाते हैं। तो इसलिए ये नेशन का वेल्थ भी है। आगे बढ़ते हैं। ब्रीफली, एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ ऑफ सेंट्रल सिग्निफिकेंस बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स एंड इन टर्म्स ऑफ डिमांड फॉर द नॉन फार्म प्रोडक्ट्स। तो जो हमारा एग्रीकल्चर है वो इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल सिग्निफिकेंस शो करता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाईली सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रोडक्शन के मामले में हो या फिर प्रोडक्ट के मामले में हो, ठीक है। मतलब जो फार्म का प्रोडक्ट है उसके मामले में हो या फिर उसके डिमांड के मामले में हो, चाहे वो नॉन फार्म प्रोडक्ट हो या जो भी हो, ठीक है। एनी स्लो डाउन इन एग्रीकल्चर, वेट मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा एग्रीकल्चर है ना काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, चाहे वो फार्म प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के मामले में हो या फिर नॉन फार्म प्रोडक्ट के डिमांड के मामले में हो। ओके, फिर एनी स्लो डाउन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, चाहे अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर में कोई भी स्लो डाउन आता है तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ले आता है बाय वे ऑफ लो डिमांड इमर्जिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर में, जैसा कि हमने यहाँ पर पॉइंट पढ़ा है कि जो इंडस्ट्रियल गुड्स में मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो हमको चाहिए होता है, मान लो ट्रैक्टर्स चाहिए, हार्वेस्टर प्रोडक्ट मशीन्स चाहिए, है ना, जो भी चीज़ें होती हैं वो सभी तो चीज़ें तो आ जाती हैं हमारे क्या बोलते हैं उससे, वो उससे आती है ना यार, इंडस्ट्रियल सेक्टर से आती है। तो अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमको डिमांड नहीं होगा, कम डिमांड होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली यहाँ पर जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें भी लोड क्या बोलते हैं जो बर्डन है वो बढ़ जाएगा, वहाँ पर भी जो डिमांड है वो नीचे चली जाएंगी, जिसकी वजह से ये स्लो डाउन करेगा। दिस इज़ दी वर्ड। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंटली जीडीपी ग्रोथ रेट इज सीवियरली इम्पैक्टेड, और इसी वजह से जो जीडीपी का ग्रोथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं अगला टॉपिक, और इस वीडियो पर क्लिक करके आप पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।